A nocturnal upon as Lucy's day being the shortest day। तो यह कविता जॉन डन की प्रसिद्ध कविता अ नॉक्टर्नल अपॉन एस लूसीज डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे की शुरुआत है। जो जो इसकी फर्स्ट लाइनें हैं, तो इसमें इस कविता में कवि सबसे छोटे दिन सेंट लूसी डे, ठीक है क्या, सेंट लूसी डे जो कि 13 दिसंबर की रात के माहौल और अपनी गहरी निराशा की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। तो इस कविता की जो कहानी है, कवि एक ऐसी रात के बारे में बात कर रहा है जो साल की सबसे लंबी और अंधेरी रात है। ठीक है, साल की सबसे लंबी और अंधेरी रात है, सेंट लूसी डे की रात। वह कहता है इट इज़ द ईयर्स मिडनाइट, जिसका मतलब है कि यह साल की आधी रात है, यानी सबसे गहरा और अंधकारमय समय। फिर वह कहता है एंड इट इज़ द डेज लूसीज हुज स्कार्स सीवन हाउसेस हरसेल्फ अनमास्क, यानी जिसका अर्थ है कि यह संत लूसी का दिन है जो मुश्किल से 7 घंटे के लिए खुद को प्रकट करता है, यानी जिसमें मुश्किल से 7 घंटे की धूप होती है। अनमास्क यानी शब्द यह दिलचस्प है, यह सुझाव देता है कि दिन भी मानो एक मुखौटा पहने हुए है और बहुत कम समय के लिए ही अपना असली रूप दिखाता है। तो कवि इस शुरुआती हिस्से में एक ऐसा माहौल बना रहा है जो अंधकारमय, शांत और उदासी भरा है। सबसे छोटा दिन प्रकृति में एक ठहराव का प्रतीक है, जब सूरज अपनी शक्ति खो देता है और रात सबसे लंबी होती है। कवि इस प्राकृतिक घटना का उपयोग अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कर रहा है। वह शायद किसी प्रियजन को खोने या किसी गहरी निराशा का अनुभव कर रहा है, और यह सबसे अंधेरा दिन उसकी उस आंतरिक अंधकार और उदासी को भी और ज़्यादा महसूस करा रहा है। जिस तरह दिन बहुत छोटा है और मुश्किल से दिखाई देता है, उसी तरह कवि को भी शायद उम्मीद या खुशी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। संक्षेप में जो स्टार्टिंग की जो हमने 2 लाइन्स देखी हैं, तो इन लाइन्स में कवि साल के सबसे छोटे दिन की रात के उदास और अंधकारमय माहौल का वर्णन करके अपनी गहरी निराशा और दुख की भावना को व्यक्त करने की नींव रख रहा है। यह एक ऐसी रात है जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से अंधकार से भरी हुई है। तो जो आगे की लाइन है द सन इज स्पेंट एंड नाउ हिज फ्लेक्स सेंड फोर्थ लाइट स्क्विप्स नो कॉन्स्टेंट रेस द वर्ल्ड्स होल सैपी संक। तो इन लाइनों के बारे में जानते हैं। द सन इज स्पेंट यानी जिसका अर्थ है कि सूर्य अस्त हो गया है, अपनी शक्ति खो चुका है, एंड नाउ हिज फ्लास्क से लेकर रेस तक, यानी इसका मतलब है कि अब सूर्य के जो कुप्पी हैं, यानी फ्लेक्स का मतलब यहाँ शायद प्रकाश के स्रोत के रूप में कल्पना की गई है, से जो रोशनी निकल रही है, वह जो लाइट स्क्विब्स है यानी क्षणिक छोटी चमकते हैं, लगातार किरणें नहीं, ठीक है, मतलब जो धीरे धीरे चमक रही है, लगातार किरणें नहीं आ रही। यह इंगित करता है कि दिन की स्थिति और शक्तिशाली रोशनी अब चली गई है और केवल धुंधली अस्थायी झलकियाँ ही बची हैं। द वर्ल्ड्स होल सैप इज संक। सैप का अर्थ होता है रस या जीवनदायी तत्व। कवि कह रहा है कि दुनिया का सारा जीवन रस सूख गया है, नीचे चला गया है। जिस तरह पेड़ पौधों में सर्दी के मौसम में रस नीचे चला जाता है जिससे वे निष्क्रिय और सुप्त हो जाते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया मानो इस सबसे छोटे रात में अपनी जीवन शक्ति खो बैठी है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो है कवि यह जताना चाहता है कि इस विशेष रात का अंधकार सामान्य रात के अंधकार से कहीं ज़्यादा गहरा और व्यापक है। सूर्य जो जीवन और प्रकाश का प्रतीक है पूरी तरह से खर्च हो गया है और दुनिया अपनी जीवंतता खो बैठी है। यह बाहरी अंधकार कवि की आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। जिस तरह दुनिया में जीवन का रस सूख गया है, उसी तरह कवि भी शायद भावनात्मक रूप से खाली और निराश महसूस कर रहा है। सेंट लूसी डे जो पहले ही सबसे छोटा दिन है, कवि के लिए और भी ज़्यादा अंधकारमय और जीवनहीन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह उसकी अपनी आंतरिक उदासी और अपनी आंतरिक उदासी को और बढ़ा रहा है।
तो संक्षेप में इन लाइंस में कवि सूर्य की किरण होती रोशनी, क्षीण होती जो उसकी रोशनी है, किरणों की जो कम होती हुई रोशनी है, और दुनिया की खोती हुई जो जीवन शक्ति है उसका चित्रण कर रहा है। ऐसी निराशाजनक और निष्क्रिय अवस्था का वर्णन कर रहा है जो उसके अपने भावनात्मक अंधकार के समांतर है। यह एक ऐसी रात है जब बाहरी और आंतरिक दोनों दुनिया सूनी और उदास है। तो जो आगे की लाइंस है, द जनरल बाम से लेके एपिटैप तक, यहाँ तक समझते हैं। तो यहाँ कवि खुद को उस अंधकार और मृत्यु का भी सार बता रहा है जिसका वह वर्णन कर रहा है। एक समाधि लेख किसी मृत व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। कवि खुद को इन सभी मृत और अंधकारमय चीज़ों का समाधि लेख कहकर यह जता रहा है कि उसकी उदासी और निराशा इतनी गहरी है कि वह स्वयं मृत्यु और अंधकार का प्रतीक बन गया है। उसकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने यह मृत और अंधकारमय दुनिया भी कम दुखद लगती है, मानो वह इस सब की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाला अकेला व्यक्ति हो। तो इन लाइंस में कवि पृथ्वी पर छाए हुए अंधकार और जीवन की समाप्ति का वर्णन करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी व्यक्तिगत उदासी को इन सबसे ऊपर रखता है, यहाँ तक कि खुद को उस अंधकार और मृत्यु का समाधि लेख बताता है, जिससे उसकी निराशा की गहराई और अद्वितीयता का पता चलता है। वह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पूरी दुनिया मृत और अंधकारमय लगती है और उसकी अपनी पीड़ा उस मृत्यु पर शोकगीत लिखने वाले के समान है। तो द जनरल बाम द हाइड्रोप्टिक अर्थ हैड ड्रंक, यहाँ जो हाइड्रोप्टिक अर्थ है इसका अर्थ है प्यासी या जलोदर से पीड़ित पृथ्वी, जिससे बहुत ज़्यादा पानी की प्यास है। जैसे जनरल बाम का अर्थ है सामान्य आराम या सुकून। तो कवि कह रहा है कि पृथ्वी जो प्यासी है ने उस सामान्य सुकून को पी लिया है। यह एक विरोधाभासी विचार है। पृथ्वी को सुकून की ज़रूरत है, लेकिन वह उसे पी लेती है, मानो उसे सोख लेती है और दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ती। यह अंधकार और निराशा के माहौल को और बढ़ाता है। फिर आगे है वाइटर एज द बेड्स फीट लाइफ इज जंक डेड एंड एंटर्ड, यानी इसका मतलब है कि जीवन सिकुड़ गया है, मानो बिस्तर के पैरों की ओर चला गया हो, यानी कमज़ोर और दूर हो गया हो, और अब यह मृत और दफन है। यह जीवन की समाप्ति और दुनिया पर छाए हुए पूर्ण अंधकार को दर्शाता है। Yet all these seem to laugh compared with me, whom am their epitaph। तो जो कवि है वो कहता है कि ये सब कुछ अंधकार, मृत जीवन भी हंसते हुए प्रतीत होते हैं जब उनकी तुलना मुझसे की जाती है, क्योंकि मैं तो उनका समाधि लेख एपिटैफ हूँ। तो आगे की जो लाइन है उसमें कवि भविष्य के प्रेमियों को संबोधित करता है और अपनी अद्वितीय अनुभव को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। स्टडी मी देन यू हु शैल लवर्स बी एट द नेक्स्ट वर्ल्ड दैट इज़ एट द नेक्स्ट स्प्रिंग। सो वह उनसे आग्रह करता है कि वे उसका अध्ययन करें, खासकर वे जो अगले संसार में प्रेमी बनेंगे, जिसका अर्थ शायद मृत्यु के बाद की दुनिया या आगे वसंत में है, एक नए जीवन और प्रेम के समय में। फॉर आई एम वेरी डेड थिंग इन होम लव रोट मी एल्केमी, यानी कवि खुद को हर मृत चीज़ के रूप में वर्णित करता है, लेकिन फिर भी कहता है कि प्रेम ने उसे एक नया के एल्केमी दिया है। तो एल्केमी क्या होता है? रसायन विद्या होती है जहाँ रूपांतरण के अर्थ में किया जाता है। यह विरोधाभासी है। मृत्यु में नया जीवन कैसे आ सकता है? फिर है फॉर हिज आर्ट डिड एक्सप्रेस अ क्विंटेसेंस इवन फ्रॉम नथिंगनेस फ्रॉम डल प्राइवेशन एंड लीन एम्प्टीनेस। उसकी कला से कवि का तात्पर्य प्रेम की शक्ति से है। प्रेम ने शून्यता, नीरस अभावों और पतली शून्यता से भी सार तत्व व्यक्त किया है। इसका मतलब है कि प्रेम ने उसे ऐसी चीज़ों से भी कुछ महत्वपूर्ण और सार गर्भित बनाने में सक्षम बनाया जो मूल रूप से नकारात्मक और खाली थी। ही ड्रोन मी एंड आई एम री बेगॉट ऑफ
एब्सेंस, डार्कनेस, डेथ, थिंग्स विच आर नॉट। सो यहाँ प्रेम ने उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन उस बर्बादी से वह पुनर्जन्म हुआ है। किससे? अनुपस्थिति से, अहंकार से, मृत्यु से, ऐसी चीज़ें जो वास्तव में नहीं हैं। तो ये जो लाइंस हैं, कवि कह रहा है कि उसके द्वारा अनुभव की गई गहरी निराशा और मृत्यु की भावना ने उसे एक अद्वितीय ज्ञान और अनुभव प्रदान किया है। भविष्य के प्रेमी जो शायद प्रेम की सामान्य खुशियों का अनुभव करेंगे, उनके इस गहन और नकारात्मक अनुभव से भी सीख सकते हैं। उसकी बर्बादी और पुनर्जन्म का अर्थ है उनके प्रेम के अभाव, अंधकार और मृत्यु की गहराई को महसूस किया है, और इस अनुभव ने उसे कुछ ऐसा सिखाया है जो सामान्यतः प्रेम की अनुभव नहीं किया जा सकता है। वह भविष्य के प्रेमियों को सलाह दे रहा है कि वे प्रेम के पूर्ण स्पेक्ट्रम को समझने के लिए उसके अद्वितीय और दर्दनाक अनुभव का अध्ययन करें। तो इन पंक्तियों में कवि अपनी निराशा को एक अद्वितीय ज्ञान के स्रोत में रूप में प्रस्तुत करता है। वह भविष्य के प्रेमियों से आग्रह करता है कि वे उसके अनुभव का अध्ययन करें, क्योंकि प्रेम ने उसे शून्यता और मृत्यु जैसे नकारात्मक चीज़ों से भी कुछ सागर्भित बनाने की एक अनोखी क्षमता दिखाई है। उसकी बर्बादी एक प्रकार का पुनर्जन्म है जो उसे प्रेम और अभाव की गहरी समझ प्रदान करता है, एक ऐसा ज्ञान जो भविष्य के प्रेमियों के लिए मूल्यवान हो सकता है। तो जो आगे की लाइंस हैं, ऑल अदर्स फ्रॉम ऑल थिंग्स से लेकर मेड अस कारकेसिस तक समझते हैं। दुनिया में हर कोई और हर चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें लेती हैं। ठीक है, दुनिया में हर कोई और हर चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें लेती हैं। जैसे सूरज से रोशनी मिलती है, फूलों से खुशबू मिलती है और हवा से हम सांस लेते हैं। हर किसी को कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा मिलता है। जीवन, आत्मा, आकार और भावनाएं, ये सब उन्हें कहीं और से मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ कवि जो मैं है, यानी जो मैं है, कहता है वह तो प्यार की एक खास भट्टी यानी लवर्स लिम्बैक से गुजरा है, और अब वह उन सब चीज़ों की कब्र बन गया है जो कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि प्यार ने उसे ऐसा बना दिया है कि अब उसमें कुछ भी अच्छा नहीं बचा, सब कुछ खाली और मृत जैसा हो गया है। फिर आगे वह कहता है कि हम दोनों, शायद वह और उसका जो प्रेमी है, इतना रोए हैं कि आंसुओं की बाढ़ से पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ हम दो ही बचे हैं। यह दिखाता है कि उसका दुख इतना बड़ा था मानो पूरी दुनिया उसमें समा गई हो। जो आगे की लाइन है, ऑफन डिड वी ग्रू से लेकर केयर टू वॉट तक, का मतलब होता है कि गड़बड़ी और खालीपन। केओस का मतलब होता है गड़बड़ी और खालीपन। तो वह कहता है कि जब भी हमने किसी और चीज़ की परवाह की तो हम दोनों दो बड़े खाली और गड़बड़ भरे स्थानों की तरह बन गए। इसका मतलब है कि उसका प्यार इतना गहरा था कि उन्हें किसी और चीज़ के में ध्यान लगाने से भी खालीपन महसूस होता था। तो जो आगे की लाइन्स हैं, ऑफन एब्सेंसेस विड्रॉज अवर सोल्स से लेकर कारकेसिस एब्सेंसेस। तो इसका मतलब जो एब्सेंसेस है, इसका मतलब है दूरियां या जुदाई। तो वह कहता है कि अक्सर दूरियों ने हमारी आत्माओं को हमसे छीन लिया और हमें कारकेसिस यानी मुर्दों की तरह बना दिया। जब वे एक दूसरे से दूर होते थे तो वे इतने दुखी और बेजान महसूस करते थे जैसे उनमें जान ही न हो। तो इस भाग में कवि बताना चाहता है कि उसका प्यार एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहा है। जहाँ बाकी सब लोग दुनिया से अच्छी चीज़ें लेते हैं, वहीं उसके प्यार ने उसे खाली और दुखी बना दिया है। वह और उसका प्रिय इतना रोए हैं कि मानो पूरी दुनिया डूब गई हो, और जब वे एक दूसरे से दूर होते हैं तो वे मुर्दों की तरह महसूस करते हैं। उसका प्यार दूसरे के प्यार जैसा नहीं है, यह दुख और खालीपन से भरा हुआ है। तो जो नेक्स्ट लाइन्स हैं, बट आई एम बाय हर डेथ से लेकर बॉडी मस्ट बी हियर। तो इसमें कवि थोड़ा उलझन में है। उसकी प्रिया की जो मौत है, जिससे वो प्यार करता है, उसकी मौत ने उसे बदल दिया है, उसे कुछ खास बना दिया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह
क्या बन गया है। वह सोचता है कि अगर वह एक आम आदमी, जानवर या यहाँ तक कि एक परछाई भी होता तो उसकी कोई पहचान होती, कोई मकसद होता। लेकिन उसकी प्रिय को खोने के बाद वह खुद को थोड़ा अलग और अजीब महसूस कर रहा है, जैसे वह उस पहले कुछ नहीं से बढ़कर तो है, पर अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या है, क्या थोड़ा पहले जैसा है ना। ठीक है, तो वो कंफ्यूज है। बट आई एम बाय हर डेथ विच वर्ड्स रोंग her ऑफ द फर्स्ट नथिंग दैट elixir ग्रो। इसका मतलब है कि उसकी प्रिय की मौत से, और कवि को लगता है कि मौत शब्द उसके लिए सही नहीं है। शायद वह कुछ और ख़ास थी। वह पहले कुछ नहीं से बढ़कर कुछ खास बन गया है, जैसे कोई जादुई अमृत elixir बन गया हो। सोचो जैसे कोई खाली बर्तन किसी जादुई चीज़ से भर जाए। वर आई एम दैट आई वर वन आई नीड मस्ट नो। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मुझे ज़रूर पता होता कि मैं क्या हूँ। आई शुड प्रेफर इफ़ आई वर एनी बीस सम एंड सम मीन्स। अगर मैं कोई जानवर होता तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद होता, कुछ करने का तरीका होता, जैसे एक बिल्ली का मकसद चूहे पकड़ना होता है। यह प्लांट्स, यह स्टोन्स, डिटेस्ट एंड लव ऑल सम प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट। यहाँ कवि कहता है कि यहाँ तक कि पेड़ और पत्थर भी नफ़रत और प्यार करते हैं। हर चीज़ में कुछ न कुछ खास गुण होते हैं। पेड़ बढ़ते हैं, पत्थर मजबूत होते हैं। इफ़ आई एन ऑफ, तो वह कहता है, लेकिन कवि खुद के बारे में क्या कहता है। इफ़ आई एन ऑर्डिनरी नथिंग वर एज शेडोज अ लाइट एंड बॉडी मस्ट बी हियर। अगर मैं एक आम कुछ नहीं होता, जैसे एक परछाई, तो भी उसके लिए रोशनी और कोई चीज़, शरीर तो ज़रूरी होता है जिसके कारण वह परछाई बने। तो उसकी जो प्रिय की मौत है ने उसे बिल्कुल बदल दिया है, उसे कुछ खास बना दिया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह क्या बन गया है। वह सोचता है कि अगर वह एक आम आदमी या जानवर, यहाँ तक कि कोई परछाई भी होता तो उसकी कोई पहचान होती, कोई मकसद होता। लेकिन उसकी प्रिय को खोने के बाद वह खुद को थोड़ा अलग और अजीब महसूस कर रहा है, जैसे वह उस पहले कुछ नहीं से बढ़कर तो है, पर अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा कि अब क्या है। बट आई एम नन नोर विल माई सन रिन्यू। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा सूरज यानी मेरी खुशी और जीवन अब कभी वापस नहीं आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, पर कवि के लिए अब कोई नई सुबह नहीं होने वाली। Your lovers, for whom sake the lesser sun at this time to the goat is run to fetch new lust and give it you, enjoy your summer all। तो यहाँ जो लेसर सन है, शायद सूरज की रोशनी को कमज़ोर बता रहा है जो सर्दी में होती है। गोट एक राशि है, मकर राशि, जो सर्दियों के समय में होती है। कवि कहता है कि यह कमज़ोर सूरज भी मकर राशि में जा रहा है ताकि नई गर्मी और जोश लाए, और तुम सब प्रेमी अपनी गर्मी का आनंद लो, मतलब दुनिया में प्यार करने वाले लोग तो खुश रहें। सिंस शी इंजॉयज हर लॉन्ग नाइट्स फेस्टिवल। तो आगे जो है कवि अपने बारे में कह रहा है, सिंस शी इंजॉयज हर लॉन्ग नाइट्स फेस्टिवल्स लेट मी प्रिपेयर टू आज हर एंड लेट मी कॉल दिस आवर हर विजिल एंड हर ईव सिंस दिस बात द ईयर्स एंड द डेज डीप मिडनाइट इज। तो शी यहाँ उसकी प्रिया के लिए है जो अब रही नहीं। कवि कहता है कि क्योंकि वह उसकी प्रिय यानी अपनी लंबी रात के उत्सव का आनंद ले रही है, शायद मरने के बाद की शांति में, तो मुझे उसकी ओर बढ़ना चाहिए। वह इस घंटे की उसकी जो विगिल है यानी जो जागरण की रात, और उसकी जो ईव है यानी संध्या रहेगी, क्योंकि यह तो साल की भी गहरी आधी रात है और दिन की भी गहरी आधी रात है। तो इस भाग में कवि खुद को बिल्कुल खाली और निराश महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसकी खुशी अब कभी वापस नहीं आएगी। वह देखता है कि दुनिया में प्यार करने वाले लोग तो खुश हैं और गर्मी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो यह समय उसकी प्रिया की याद में जागरण की रात जैसा है, एक ऐसा अंधकारमय समय जो साल की सबसे लंबी रात और दिन की सबसे गहरी आधी रात जैसा है। वह अब अपनी प्रिया की यादों में खो
खोया हुआ है, मानो उसी की ओर जा रहा है। A nocturnal upon सेंट लूसीज डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे को आइए हिंदी में समझते हैं। तो यह एक गहरी और थोड़ी उदासी भरी कविता है। आइए इसको समझते हैं। कल्पना कीजिए, साल का सबसे छोटा दिन है, सेंट ल्यूसी का दिन। बाहर घोर अंधेरा छाया हुआ है, मानो सूरज कहीं छिप गया हो और लौटना ही न चाहता हो। ऐसे में एक अकेला व्यक्ति बैठा है। उसके दिल में भी वैसा ही अंधेरा है जैसा बाहर है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी प्रिय व्यक्ति थी जो अब उससे दूर चली गई है। उस व्यक्ति के जाने से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी अपनी पहचान भी मिट गई है। पहले वह कुछ तो था, उसकी कुछ भावनाएं थी, कुछ इच्छाएं थी, लेकिन अब वह खालीपन से भरा हुआ है। वह सोचता है कि उस प्रिय व्यक्ति के बिना उसका अस्तित्व कैसा है। उसे लगता है जैसे वह उस मिट्टी की तरह हो गया है जिससे दुनिया बनी है, लेकिन अब उसमें कोई आकार नहीं है, कोई जीवन नहीं है। वह उस बूंद की तरह महसूस करता है जो कभी विकसित ही नहीं हो पाया। वह अपनी पिछली भावनाओं और अनुभवों को याद करता है, लेकिन अब वे सब धुंधले और बेमानी लगते हैं। उसे लगता है कि प्यार भी उस प्रिय व्यक्ति के बिना एक खाली और झूठी चीज़ है। दुनिया में जो कुछ भी नया जन्म लेता है, जो कुछ भी बढ़ता है, उसे देखकर उसे कोई खुशी नहीं होती, लेकिन उसके अपने भीतर तो सब कुछ मर चुका है। वह इस अंधेरे और खालीपन को स्वीकार कर लेता है। उसे लगता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वह तो पहले से ही कुछ नहीं बन चुका है। यह रात साल की सबसे लंबी रात है। उसके भीतर के उस अनंत अंधेरे का प्रतीक है जो उसकी प्रिय के चले जाने से पैदा हुआ है। यह कविता उस गहरे दुख और खालीपन की कहानी कहती है जो किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने के बाद महसूस होता है। यह उस एहसास को व्यक्त करती है जब जिंदगी बेमानी लगने लगती है और सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ महसूस होता है। यह उस कविता की कहानी है A Nocturnal upon St. Lucy's Day being the shortest day। आइए इसको अब हम हिंदी में इजी लैंग्वेज में थोड़ा डीपली समझते हैं। साल का सबसे छोटा दिन, सेंट ल्यूसी का पर्व। मानो प्रकृति भी किसी गहरी उदासी में डूबी हुई है। बाहर का अंधेरा इतना घना है कि लगता है जैसे समय ठहर गया हो। ऐसा माहौल में एक व्यक्ति अकेला बैठा है और उसके भीतर का अंधेरा बाहर के अंधेरे से कहीं ज़्यादा गहरा है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता था, एक गहरा प्रेम था जो अब टूट चुका है। वह प्रिय व्यक्ति जो उसकी दुनिया थी अब उससे बहुत दूर है, शायद हमेशा के लिए। इस वियोग ने उस व्यक्ति के अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया है। उसे महसूस होता है कि उस प्रिय के साथ उसका अपना जो स्वयं है वो चला गया है। वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। उसकी भावनाएं, उसकी पहचान, सब कुछ धुंधला पड़ गया है। वह अपने भीतर झांकता है और पाता है कि वहाँ एक खालीपन है, एक शून्यता है। उसे लगता है जैसे वह उस आदिम तत्व से बना हो जिससे दुनिया का निर्माण हुआ, लेकिन अब उसमें कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई जीवन नहीं। वह उस अजन्मे भूण की तरह महसूस करता है जिसमें जीवन की संभावना तो थी, पर वह कभी साकार नहीं हो पाई। यह अस्तित्व का संकट यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और शून्यता है यानी नथिंगनेस का गहरा भाव है। वह अपने अतीत के पलों को याद करने की कोशिश करता है, उन भावनाओं को जो कभी तीव्र थी पर अब वे फीकी पड़ चुकी हैं। प्यार जो कभी उसके जीवन का आधार था अब उसे एक खोखली और झूठी अवधारणा लगती है। उसे लगता है कि उस विशेष बंधन के बिना प्यार का कोई व्यक्तित्व
या वास्तविक अर्थ नहीं रहा है। यह प्रेम की क्षणभंगुरता यानी ट्रांजिएंस ऑफ लव, यानी जो क्षण में ख़त्म हो जाए, और सापेक्षता यानी रिलेटिविटी के विषय को छूता है। यह व्यक्ति के बिना प्यार का अनुभव बदल जाता है। बाहर दुनिया में जीवन अपनी गति से चल रहा है। एक दिन उग रहे हैं, प्रकृति में नए अंकुर फूट रहे हैं, लेकिन उसे इन सब में कोई रस नहीं आता। उसके भीतर तो सब कुछ स्थिर और मृत प्राय है। यह अलगाव जो एलियनेशन है या उदासीनता है, एपैथी है की भावना को दर्शाता है। उसे लगता है जैसे वह इस जीवंत दुनिया का हिस्सा ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह इस गहरे अंधेरे और खालीपन को स्वीकार करने लगता है। उसे एहसास होता है कि जब उसके पास अपना स्वयं ही नहीं बचा है तो वह और क्या खो सकता है। वह उस कुछ नहीं की अवस्था को अंगीकार कर लेता है। यह आत्मविनाश यानी सेल्फ एनहाइलेशन या कम से कम अहंकार का त्याग यानी ईगो डेथ का एक रूप है। तो सेंट ल्यूसी का सबसे छोटा दिन, साल की सबसे लंबी रात, इस आंतरिक अंधेरे का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। यह रात उस अंत और अथाह खालीपन का प्रतिनिधित्व करती है जो उस प्रिय व्यक्ति के चले जाने से उसके हृदय में छा गया है। यह अंधेरे और प्रकाश का द्वैत, ड्युअलिटी ऑफ डार्कनेस एंड लाइट है, जहाँ बाहरी अंधेरा आंतरिक अंधेरे को प्रतिबिंबित करता है। इस कविता में ग्रीफ, सेपरेशन, मोर्टैलिटी, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस जैसे गहरे विषय भी निहित हैं। कवि यह दिखाता है कि कैसे एक गहरा नुकसान किसी व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदल सकता है, उसे उसकी पहचान से अलग कर सकता है और उसे एक ऐसी शून्यता में ढकेल सकता है जहाँ समय और भावनाएं भी अर्थ खो देती हैं। यह कहानी उस गहन भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है जहाँ एक व्यक्ति अपने सबसे बड़े नुकसान का सामना करता है और धीरे धीरे उस खालीपन को स्वीकार करने की कोशिश करता है जो उसके जीवन में आ गया है। यह एक मार्मिक चित्रण है कि कैसे प्रेम और हानि हमारे अस्तित्व की नींव को हिला सकती है। A Nocturnal upon St. Lucy's Day, being the shortest day, को लाइन बाय लाइन हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो यह कविता उस दिन की रात की है जब साल का सबसे छोटा दिन होता है, सेंट ल्यूसी का दिन। सोचो, बाहर कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता होगा, जैसे सूरज भी थक कर जल्दी सो गया हो। सो लाइन स्टार्ट होती है, इट इज़ द ईयर्स मिडनाइट एंड इट इज़ द डे से। तो इसका मतलब है कि यह साल की आधी रात जैसा है और दिन का भी वैसा ही हाल है, जैसे दिन भी आधी रात हो गया हो, क्योंकि यह सबसे छोटा दिन है और अंधेरा जल्दी छा गया है। जैसे कि अब रात है, उसका एक टाइम पीरियड है और दिन है, उसका भी एक टाइम पीरियड है। तो रात तो जब रात रहनी होती है वो तो है ही है, और दिन भी उसमें से जितना टाइम पीरियड दिन का होता है उसमें से आधा दिन भी आधी रात की तरह हो गया है। यह सेंट लूसी का दिन है जो इतनी छोटी होती है कि मुश्किल से 7 घंटे के लिए ही सूरज निकलता है, जैसे उसने अपना मुखौटा बस थोड़ी देर के लिए ही हटाया हो। सूरज थक गया है और उसकी किरणें अब वापस जा रही है, जैसे वह भी आराम करना चाहती हो, और वह पूरब से चला जाता है जहां अगली सुबह फिर से नई आग यानी किरणों के साथ आएगा। तो यहाँ पर सन का बता रखा है कि वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है, यानी पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, यानी वो वेस्ट में डूब रहा है ताकि अगली सुबह फिर ईस्ट से निकल पाए। वेस्ट में डूबकर सूरज ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद है, यह हमें दिखाता है कि यह साल धीरे धीरे कम होते हुए, कमज़ोर होते हुए एक छोटे से दिन तक पहुंचा है, जैसे कोई चीज़ पुरानी होकर घटती जाती है। दूसरे सभी दिन और बाकी सब चीज़ें जो इस दुनिया में हैं, वे सब समय के एक छोटे से बिंदु में
आगे बढ़ते हैं, यानी हर चीज़ धीरे धीरे बड़ी होती है। यानी कि मान लीजिए जैसे आपके पास कोई कपड़ा है, ठीक है, वो धीरे 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 फेड, उसका कलर जो है फेड होता जाता है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाती है। तो ऐसे मान लीजिए दिन है जो सबसे बड़ा दिन है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो दिन भी आज तो बड़ा है, कल उससे थोड़ा बड़ा होगा, कल उससे थोड़ा और छोटा होगा, फिर उससे थोड़ा और छोटा होगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी होती है। जैसे हम यंग होते हैं, उसके बाद हम बड़े तो होते जाते हैं, लेकिन बूढ़े भी तो होते जाते हैं। आगे हमारी पोम में है, लेकिन आज कुछ भी नया नहीं बन सकता, क्योंकि सब कुछ ठहरा हुआ और छोटा है। क्योंकि सबसे बुरी चीज़ तो वह है जो कभी पैदा ही नहीं हुई। हम सब तो पूरी मानव जाति की कब्रें हैं। यहाँ हम, ये जो हम है, यानी वी जो वर्ड है का मतलब है कवि और वह प्रिय व्यक्ति जो अब साथ नहीं है, उसके बिना उन्हें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। तो यानी हम सब तो पूरी मानव जाति की कब्र हैं, यानी जो इसमें स्पीकर है वो अपने और अपने लवर के बारे में बात कर रहा है, उन दोनों को ग्रेव्स बता रहा है। अगर हम कोई मर जाए तो दुनिया का सारा रस सूख जाएगा, यानी जीवन खत्म हो जाएगा। जब तुम, यानी जो प्रिय व्यक्ति है, जीवित थे तब मैं कुछ नहीं था। यानी कवि कह रहा है कि उस प्रिय के बिना उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन तुम्हारे प्यार के ग्रहण यानी दूर चले जाने से मैं पूरी तरह से खाली हो गया हूँ। जैसे किसी ने सबसे अच्छे और मजबूत इंसान को भी चूस कर कमज़ोर और बेकार कर दिया हो। यह उसके प्रिय व्यक्ति सब कुछ का अंत है। जैसे साल के सबसे छोटे दिन पर सब कुछ ठहर जाता है, अब कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता और कुछ भी लिया नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। हमने उसे उसकी कहा, लेकिन वह तो उससे भी बढ़कर थी, वह सब कुछ थी। कवि अपने प्रिय व्यक्ति के महत्व को बता रहा है और वह खुद का दुगना होकर तुम्हें भी दुगना कर देती थी। यानी उसके होने से कवि का जीवन भी पूरा था। वह सब कुछ थी, सारे राज्य, सारे राजकुमार, और मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। राजकुमार तो बस हमें बहलाते हैं इस प्रिय के चले जाने के दुख के मुकाबले। सारा सम्मान नकली है, सारी दौलत जादू की तरह झूठी है। तुम इतनी सच्ची थी, तुम्हारे विचार ही काफ़ी थे सपनों को सच और कहानियों को इतिहास बनाने के लिए। तुम्हारी यादें इतनी शक्तिशाली हैं, उसे उसकी मत कहो जिसकी खोई हुई स्थिति ने उसके भीतर दुनिया का सारा रस और जीवन छीन लिया है। उसे एक बूढ़ी नन कहो जिसे रोक लिया गया था सभी पुरुषों की इच्छा से, फिर भी सब कुछ कामुक है। यह थोड़ा मुश्किल पार्ट है इसका। कवि कह रहा है कि वह अपनी बिलव्ड व्यक्ति जो भी थी सबसे अलग थी, लेकिन अब सब कुछ वासनापूर्ण और अर्थहीन लगता है। अब तो बस कल्पना का अध्ययन ही बचा है कि अब तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, जिसने उसकी सारी पवित्रता को बदल दिया है, क्योंकि उसने प्यार की आग दी थी। तुम खुद जल गए थे और आगे भी जलते रहोगे, यानी प्यार देने का दर्द हमेशा रहेगा। ठीक है, तो हमारे प्यार की कोई कसम नहीं, भले ही लोग इसकी कसम खाते हों, जो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। यानी कवि कह रहा है कि उनका प्यार अब वैसा नहीं रहा जिस पर कसम खाई जा सके, और हमारे प्यार के ना रहने पर भी मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। भले ही उसके सारे हिस्से मिलकर एक पूर्ण बन जाए। यानी कवि कह रहा है कि भले ही वह प्रिय व्यक्ति अब पूरी हो गई हो, लेकिन वह उससे अलग हो गया है।
निर्दोषता के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, यानी प्यार का प्याला पानी से भरा हमेशा वैसा ही रहता है, यानी सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। लेकिन जहाँ अच्छाई का तेल डाला गया वह बह गया, सब कुछ भी नहीं बचता और कुछ भी नहीं बचता। कभी वह रहा है कि तो जो कवि है वो कह रहा है कि बाहरी दिखावा खत्म हो जाता है। अब सारे दिन एक जैसे हैं, कोई किसी से बढ़कर नहीं। कल के सूरज से बाकी सब आगे निकल जाएंगे, यानी समय चलता रहेगा। तो फिर हमें हमेशा के लिए रहने का वादा क्यों करना चाहिए? राजकुमारों से या लोगों की वाहवाही से सब कुछ अस्थायी है। हमें जो चाहिए कहो, हम वैसे ही बन गए हैं जैसे वह थी, यानी खाली और अर्थी। वे छोटे कण जिनसे सब कुछ बना है हम में मिल गए हैं, यानी हम भी उसी मिट्टी से बने हैं। ऐसे बर्बाद हो रहे हैं जैसे समुद्र में आदमी जिसे कोई नहीं देखता, और जिस किसी के पास भी इंसान होने का निशान है वह सारे कदमों को एक छोटे से दायरों में समेट लेता है, यानी जीवन छोटा हो जाता है। जो कोई भी प्यार करता है जिसने पहले ऐसा नहीं किया था, वह क्या करेगा जब उसका सबसे प्यारा चला जाए। तो यह कविता एक ऐसे व्यक्ति की गहरी उदासी और खालीपन को दर्शाती है जिसने अपना प्रिय खो दिया है। साल का सबसे छोटा दिन जब अंधेरा सबसे लंबा होता है, उसकी आंतरिक निराशा का प्रतीक बन जाता है। उसे लगता है कि उसके प्रिय के बिना दुनिया भी अधूरी और बेरंग हो गई है। हर व्यक्ति उस दुख और शून्य को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। इसकी जो मुख्य भावना है वह यह है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यह कविता उसी गहरे दुख की कहानी है।